नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 18 मार्च को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देंगे 4 साल के विकास कार्यों की जानकारी। 18 मार्च को सभी विधानसभा क्षेत्र में एक साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। जनता को 4 साल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल के विकास कार्य की जानकारी जनता को देंगे। विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के लच्छीवाला में आयोजित मुख्य कार्यक्रम होगा और जिसमें सीएम विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दायित्वधारियों को बता दें आपको कि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विधानसभा वार विकास पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया जाएगा। तो विधानसभा स्तर पर कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर विधायकों की अध्यक्षता में गठित समिति की जाएगी और विधायकगण सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मदन कौशिक और राज्य मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअली भी बैठक में हिस्सा लिया। तो 4 साल पूरे होने वाले हैं त्रिवेंद्र सरकार को। 18 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल के कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास में आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें आपको कि कैबिनेट की बैठक में कुल 7 प्रस्ताव आए। सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। सत्र आहूत होने के चलते इस बार भी कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में अनौपचारिक रूप से कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत महिलाओं के सर से घास का बोझ कम करने के लिए विस्तृत योजना को मंजूरी दी। उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन और सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 87 में संशोधन किया गया। कोविड-19 के उपचार के लिए 600 बेड के डेडिकेटेड अस्पताल में 50 आईसीयू बेड शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने वन भूमि पर दी गई लीज के नवीनीकरण और नई लीज की भी मंजूरी दी। उत्तराखंड पुलिस दूर संचार अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है और अब 2 साल के बजाय 10 साल में प्रमोशन होगा। कैबिनेट ने कृषि मंडी में अध्यक्ष एक बार ही नॉमिनेट करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है। संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे 57 शिक्षकों को जो विद्यालय में सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत नहीं थे लेकिन पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को पढ़ा रहे थे। 7 प्रस्तावों पर कुल मिलाकर मोहर लगी। मंत्रिपरिषद के सम्मुख 7 विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई और 7 महत्वपूर्ण इशू थे और उसमें एक नई योजना भी लागू हुई, घसियारी मुख्यमंत्री घसियारी योजना करके। इससे अलग वन विभाग से संबंधित, लीज रेंट से संबंधित विषय पर भी चर्चा आज की, जिसको किया। दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियमावली का प्रख्यापन किया गया। संस्कृत विभाग में जो बचे हुए अध्यापक थे 155 में से जो सब्जेक्ट के अलग थे उन सब पर ही मंजूरी दी गई। घसियारी कल्याण योजना मैंने पहले ही बता दिया है। इसके अलग उत्तराखंड राज्य कृषि उपज पशुधन विपणन के अधिनियम धारा 87 में संशोधन से संबंधित था, वो भी किया। और एक 600 बेड का हॉस्पिटल था जो वहीं जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें लेने की बात थी, वो भी ली। जल जीवन मिशन में 2 पद 600 बेड जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है हमारे हरिद्वार में, उन्हीं को लेना है, मतलब अलग से नहीं बनाना, जो उन्हीं में थोड़ी बहुत ही वो बेड करने हैं। और जल जीवन मिशन में 2 पदों की अनुमति दी गई, एक अपर परियोजना निदेशक और एक अधीक्षण अभियंता। यही आज विषय थे। विस्तृत रूप से चूंकि विधानसभा का सत्र इस समय आहूत हो गया है, विस्तृत रूप से बताए जाने की मैं समझता हूं कि परंपरा नहीं है। बाकी ये सारे विषय है और धन्यवाद। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा की तमाम विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम ने कुल 38 करोड़ 44 लाख
44,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 35.13 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 3.31 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान सल्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 घोषणाएं भी की है, जिसमें मरचूला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए हर साल पर्यटन विभाग के सहयोग से सुरेंद्र सिंह जीना की स्मृति में एडवेंचर मीट का आयोजन किया जाएगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानिला कुड़ीधार का नाम भी स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के नाम पर ही रखा जाएगा और उनकी मूर्ति सहित स्मारक का निर्माण भी किया जाएगा। सीएम ने मरचूला में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण करने, मोलेखाल सल्ट स्थित तहसील परिसर में स्थित भवनों का सौंदर्यीकरण करने, मछोड़ उप तहसील में तहसील भवन और आवासीय भवनों के निर्माण समेत सल्ट विधानसभा में कई अन्य घोषणाएं भी की। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। राजभवन में हर साल आयोजित होने वाली पुष्प प्रदर्शनी वसंतोत्सव इस बार 13 और 14 मार्च को आयोजित होगा। ये निर्णय राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। राज्यपाल इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सुबह 9 बजे करेंगी और सुबह 11 बजे से आम जनता के लिए प्रदर्शनी खोल दी जाएगी। पुष्प प्रदर्शनी में पिछले सालों की तरह इस बार भी उत्तराखंड की विशिष्ट वनस्पति जैव प्रजाति पर पोस्टर कवर जारी करने का निर्णय लिया गया है। पिछले साल कोविड-19 के कारण पुष्प प्रदर्शनी आयोजित नहीं की गई थी। राज्यपाल ने पुष्प प्रदर्शनी में बच्चों के लिए 2 घंटे आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। 1 मार्च से देवभूमि उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बीते साल 4 मार्च को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था और उसके बाद पहला सत्र गैरसैंण में हो रहा है। और इस सत्र के पहले कोविड से लेकर विपक्ष तक की क्या तैयारी है, इसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की गई है। सुनिए। आने वाले 1 मार्च को उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू होगा और बजट सत्र है, चुनावी साल है, सरकार अपना बजट रखेगी। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जी से। सर, सरकार अपना बजट रखेगी, चुनावी साल है, कितनी तैयारियां आपकी हैं? देखिए, चुनाव के विषय में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो हमारा विधानसभा सत्र है उसके लिए हम पूरी तरह से व्यवस्था की दृष्टि से बिल्कुल तैयार हैं। और चूँकि ये हमारा जो बजट सत्र है इस बार गैरसैंण यानी कि भराड़ीसैंण में हम लोग कर रहे हैं। चूँकि आपको जानकारी होगी, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 मार्च को भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, तो इसलिए हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा बजट सत्र वहाँ पे ठीक ठाक संपन्न भी हो। और जिस प्रकार से वो पहला सत्र उस ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद हो रहा है, तो हमें एक आशाएं हैं सरकार अच्छा उसमें बजट देगी और उम्मीद कर रहे हैं। वैसे तो सरकार पिछले 4 साल से लगभग हर बार अच्छे बजट को उन्होंने पेश किया है और इस बार तो हम वैसे भी उम्मीद कर रहे हैं, आखिरी साल कहें या आप इसको किसी रूप में लें, लेकिन अच्छा बजट सरकार पेश करेगी। क्योंकि चाहे हमारे शोषितों की बात हो, गरीबों की बात हो, या फिर हमारे यहाँ किसी प्रकार से महिलाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, या अन्य जो भी बात हो, सरकार उसके लिए पूरी तरह से गंभीर है। और जिस प्रकार से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे हमारा विकास की किरण, तो उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से लगी है। और उम्मीद कर रहा हूँ इस वर्ष में जो 4 वर्ष तक हमारे काम बहुत तेज़ी से हुए हैं, उसमें ये 1 वर्ष भी उस कड़ी में जुड़ेगा। सर, तैयारियां जो हैं, कोविड पैंडेमिक चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी? क्योंकि लगातार जो कोविड के मामले भी अब बढ़ते जा रहे हैं, फिर एक बार दोबारा दूसरी वेव चल रही है कोविड की, तो ऐसे में कितनी तैयारी कोविड को लेकर की गई है? देखिए, वैसे तो मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तराखंड में कोरोना का बहुत अब नियंत्रित कह सकता हूं मैं, बहुत ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके हम लोगों ने तय किया है कि चाहे उन सबका RT-PCR टेस्ट हम लोग कराएंगे और हमने सुविधाएं भी दी है। आज से और कल से जो हमारा MLA हॉस्टल है वहाँ पे वो सुविधा रहेगी, हमारे जो विधानसभा है वहाँ सुविधा रहेगी, और उसके बाद कुछ लोग यदि वहाँ से निकल जाएंगे तो श्रीनगर में भी वो सुविधा रहेगी। और
जो हमारा कैंपस है यानी कि विधानसभा परिसर है भराड़ीसैंण का, वहाँ वो सुविधा रहेगी RT-PCR की टेस्टिंग के लिए। ये गढ़वाल की तरफ से आने वाले लोगों का है। कुमाई की तरफ से लोग आने वाले जो लोग हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से RT-PCR टेस्ट कराने की सुविधा रहेगी। ये तय किया है कि जो नेगेटिव रिपोर्ट इसकी आएगी या जिन अधिकारियों को वैक्सीन लग चुकी हैं और दोनों वैक्सीन लगी हैं, यदि वो उसका प्रमाण देंगे तो उन लोगों को ही इस विधानसभा सत्र के दौरान आने की अनुमति होगी। इसके अलावा दर्शक और हमारे पूर्व विधायक या अन्य सभी लोगों को इस दौरान सत्र के दौरान आने की अनुमति नहीं है। सर, लगातार अगर बात की जाए तो विपक्ष अगर 2017 से अब तक जब भी सत्र हुआ है कुछ ना कुछ हंगामा किया है, तो क्या विपक्ष के नेताओं के साथ या सभी नेताओं के साथ बैठकर कुछ बातचीत करेंगे कि इस बार का ये सत्र बिना हंगामे के आराम से सकुशल निपट जाए? देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं महसूस करता हूँ कि मेरे यहाँ विधानसभा सत्र बहुत अच्छे संपन्न हुए, बहुत ज़्यादा बाधाएं नहीं हुई है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि सरकार ठीक से जवाब उनके सवालों का, प्रश्नों का देती है। दूसरा ये भी है कि मैं भी पूरा मौका, चाहे पक्ष हो या विपक्ष के जो भी विधायकगण हो, उनको पूरी तरह से सदन के दौरान पूरा अवसर मैं देता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि एक प्रश्न यदि माना कोई विधायक उठाते हैं तो उसके मूल प्रश्न के सापेक्ष 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देने का प्रावधान है। कभी कभी मैं उससे ज़्यादा भी अवसर उनको प्रदान करता हूँ। जब तक वो संतुष्ट नहीं होते तब तक मैं उनको अवसर प्रदान करता हूँ। और इससे बड़ी बात, इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दूँ कि लगभग अभी तक जो हमारा तारांकित प्रश्नों का जो समय है वो 11 बजे से लेकर 12:20 तक है। इस 1 घंटे 20 मिनट की अवधि में 26-27 बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 26-27 बार पूरे के पूरे प्रश्न जो हैं उत्तरित हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा सदन बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों के यहाँ परंपरा है, जब भी सदन प्रारंभ होता है उससे पहले हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करते हैं, जिसके लिए अगला दिन का एजेंडा हम लोग तय करते हैं और साथ में दलीय बैठक भी करते हैं और अपेक्षा करते हैं उनसे, कोई भी दल के माने वहाँ पे जो प्रतिनिधि या नेतागण आते हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि सदन ठीक ठाक चले, सरकार विपक्ष का जवाब दे और विपक्ष शालीनता से अपने सवाल उठाए, ताकि सदन में, चूँकि ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है और सारी जनता, जिस भी क्षेत्र के जो माननीय विधायक वहाँ से चुन के आते हैं, जनता उनसे अपेक्षा करती है कि उनकी बातों को वहाँ ठीक से रखा जाए और उनकी समस्याओं का वहाँ निदान किया जा सके। तो मेरी हर दम एक प्रयास रहा है कि सदन ठीक ठाक चले और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सदन भी ठीक ठाक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बताया कि आने वाली 1 तारीख से बजट सत्र है और बजट सत्र निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता के लिए विकास को लेकर आ रहा है। हिंदी खबर के लिए नई दिल्ली से अजय पीयूष शुक्ला। और वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने प्रदेश के सभी जिला प्रभारियों, परिक्षेत्र प्रभारियों और सेना नायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गैरसैंण में आयोजित होने वाले आगामी विधानसभा सत्र और प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की। इस दौरान डीजीपी ने विधानसभा सत्र को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने आगामी विधानसभा सत्र के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। डीजीपी ने सभी जिला प्रभारियों को हर 3 महीने में जनता से संवाद करने, हर थाने में स्थापित महिला हेल्प डेस्क में 1 महिला उप निरीक्षक और 4 महिला आरक्षी नियुक्त करने समेत अच्छी पुलिसिंग को लेकर अन्य दिशा निर्देश भी दिए। हरिद्वार में 1 अप्रैल से होने वाले महाकुंभ की अवधि कम करने से पूर्व सीएम हरीश रावत नाराज नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने कहा है कि अगर सरकार को कोरोना का इतना डर है तो वो कुंभ को 4 महीने का करते और श्रद्धालुओं की संख्या को कम रखते, जिससे इस कुंभ में सभी लोगों को हरिद्वार आने का मौका मिलता। लेकिन कम समय का करने से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आएगी, क्योंकि आस्था के प्रति कोई व्यक्ति अपनी भावना को नहीं रोक सकता है और इसीलिए कम समय में अधिक लोग हरिद्वार पहुंचेंगे तो कोरोना का फैलने का डर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस कुंभ को कम समय में ही निपटाना चाहती है, जो कि राज्य हित में नहीं है। वहीं हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार कुंभ के प्रति गंभीर नहीं है और कार्य भी अभी अधूरे पड़े हुए हैं, जो कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
देश के 5 से 6 राज्य में कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ने के मद्देनजर उत्तराखंड में भी एक बार फिर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही अधिकारियों को बॉर्डर्स और सार्वजनिक परिवहन स्थलों पर फिर से कोरोना टेस्टिंग शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड फिर कोरोना की चपेट में न आए, इसके लिए सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। बच्चे, छात्र छात्राएं और मीडिया के मित्रों, मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी हरिद्वार को सख्त निर्देश दिए कि कुंभ ड्यूटी में लगे लोगों का 100% वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने गर्भवती और धात्री महिला समेत कॉन्ट्राइंडिकेशन के मामलों को छोड़कर बाकी रिफ्यूजल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि गर्भवती और धात्री महिला समेत कंट्राइंडिकेशन के मामलों को छोड़कर जो अधिकारी कर्मचारी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं उन्हें हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में न रखते हुए उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुख्य सचिव ने अन्य राज्यों से आने वाले पुलिस और पैरामिलिट्री कार्मिकों का भी तुरंत वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टर्स और 148 पैरामेडिकल स्टाफ पहुंच जाएगा। उनके रहने की व्यवस्था भी अस्पतालों के आसपास सुनिश्चित की जाए। और बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, सचिव पंकज कुमार पांडे, डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती समेत बाकी वरिष्ठ अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों से जिलाधिकारी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। टिहरी में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने चमोली आपदा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चमोली के रैणी में आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है और बेबस सरकार ने अब मिसिंग लोगों को मृत घोषित करना शुरू कर दिया है और घोषित कर सिर्फ पल्ला झाड़ लिया है। सरकार के पास मिसिंग लोगों को खोजने के लिए कोई प्लान नहीं है और न ही ऐसी आपदा से निपटने के लिए तैयारी। अगर भविष्य में टिहरी डैम में कोई आपदा आती है तो क्या होगा? सरकार को चाहिए कि वो ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए प्लानिंग तैयार करे और लोगों को बचाए। प्रदेश सरकार के जन विरोधी नीतियों से नाखुश होकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसमें पूर्व मंत्री ने सड़कों की बदहाल दुर्दशा को लेकर अनशन की चेतावनी दी और कोटद्वार में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में जन आक्रोश रैली का ऐलान किया। अगर सरकार विधानसभा सत्र में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने का फैसला नहीं लेती है तो 1 मार्च को भाबर क्षेत्र में एक विशाल जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी, ये कहा गया। पूर्व मंत्री ने स्थानीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत पर भी कोटद्वार की उपेक्षा का आरोप लगाया। तो स्वाभाविक रूप से हम इस पर स्मार्ट सिटी के कार्यों से व्यापारियों और आम जनता की बढ़ती समस्याओं को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों से हो रही समस्याओं के जल्द समाधान की मांग करते हुए अधिकारी को ज्ञापन दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजकुमार ने कहा कि कोरोना में आम जनता और व्यापारी वर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और सरकार को व्यापारियों की समस्याओं से राहत के लिए नई योजनाएं लानी चाहिए थी, लेकिन दूसरी ओर इसके विपरीत सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर व्यापारियों और आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है। स्मार्ट सिटी के कार्यों के नाम पर जगह जगह सड़कों की खुदाई की जा रही है, लेकिन सड़कों को बनाया नहीं जा रहा है। अगर जल्द मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। और वहीं कई सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में बनी समितियों का रुका पैसा विधायक धन सिंह नेगी के जरिए 10 लाख के करीब बांटा जाए।
टिहरी विधायक नेगी ने हिंदी खबर से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और निर्दलीय ने जिस तरह से काश्तकार किसानों का पैसा डकारा है वो अब जनता जान चुकी है। विधायक नेगी ने कहा कि समितियों का रुका हुआ पैसा वहां वितरित कर रहे हैं। 3 करोड़ के आसपास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कर दिया है और अब जाकर उन समितियों का पैसा बांटने का काम करेंगे जिनका पैसा रुका हुआ था। विधायक धन सिंह नेगी ने आगे कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में निर्दलीय के कार्यकाल में जिस तरह से समितियों का पैसा डकारा गया है उसको जनता माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिरी त्रिवेंद्र सरकार की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे के एक लेटर ने सरकार और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के खासम खासों की नींद उड़ाकर रख दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। अभिनेता हेमंत पांडे ने पत्र से खोली सबकी पोल। लिखा, उत्तराखंड में अफसरों ने खूब किया है झोल। अभिनेता हेमंत पांडे ने दिया सीएम त्रिवेंद्र को सुझाव, कान के कच्चे ना रहे, माफियाओं पर शिकंजा कसे। उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घिरी त्रिवेंद्र सरकार की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मशहूर अभिनेता हेमंत पांडे के एक लेटर ने सरकार और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के खासम खासों की नींद उड़ा दी है। अभिनेता हेमंत पांडे ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर आगाह किया है कि आप कान के कच्चे मत बनिए, आपके करीबी ही आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हेमंत पांडे ने पत्र में एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह कान के कच्चे शब्द का इस्तेमाल किया है और लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, आप मुझे अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी कतई न समझें, क्योंकि जब मैं फिल्म विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष था और आप अध्यक्ष थे तो आपने मीटिंग के लिए समय दिया था। उसके बाद भी आप मीटिंग में नहीं आए क्योंकि कान के कच्चे लोगों द्वारा आपको उकसाया गया। 35 वर्षों में मैंने जो कुछ भी सीखा वह सब कुछ उत्तराखंड को देना चाहता था, लेकिन कान के कच्चे आपके राजनीतिक भविष्य की उज्जवल कामनाओं के साथ मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि कान के कच्चे कभी ना रहें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को घर के भेदियों से आगाह करने के साथ ही अभिनेता हेमंत पांडे ने उत्तराखंड के भ्रष्ट अफसरों की पोल भी खोल दी है। पत्र में हेमंत पांडे ने लिखा है कि आपको सिर्फ इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि उत्तराखंड के माफियाओं से उत्तराखंड को बचाना है, जो उत्तराखंड के ही लोगों को जमीन खरीदने पर सेकंड बायर कहते हैं। ये बहुत दुखद है। आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जिस दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी उस दिन किन किन आईएएस अधिकारियों और तमाम अधिकारियों के परिवारों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको उजागर कर दीजिए प्लीज। पत्र के अलावा अभिनेता हेमंत पांडे ने भू माफियाओं को लेकर एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। दोस्तों, आप सबको हेमंत पांडे का नमस्कार। बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड में कुछ ऐसे माफिया लोग आ गए हैं जो सोलर एनर्जी या सोलर प्लांट के नाम पे पूरे उत्तराखंड को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या उसका सौदा करना चाहते हैं। इसके लिए वो सरकार से भी मिलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो। तो इसके लिए उत्तराखंड के सभी लोगों को बचना होगा जो सोलर एनर्जी या सोलर प्लांट के नाम पे पूरे उत्तराखंड को खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी भूमि आप कतई न दें, न बेचें, बस इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद। अभिनेता हेमंत पांडे का लेटर और वीडियो संदेश सामने आने के बाद उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। सरकार पर हमलावर होने के लिए विपक्ष को एक और बड़ा मौका मिल गया है और बीजेपी वही अपना सफाई राग अलाप रही है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभिनेता हेमंत पांडे की बात मानेंगे? क्या अफसरों और उनके परिवारों की संपत्ति को सार्वजनिक किया जाएगा? सवाल यह भी कि क्या वाकई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कान के कच्चे हैं? क्या वाकई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी ही उनकी छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं? क्या घर के भेदी ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? मुख्यमंत्री के सर्वे में सीएम त्रिवेंद्र का पिसड्डी आना क्या इसी साजिश का हिस्सा था? अगर वाकई ऐसा है तो फिर वो घर के भेदी हैं कौन? इसका पता तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगाना ही होगा। देहरादून से अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhbar.com पर विजिट भी कर सकते हैं।